क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, पर क्या हो अगर आपके पास पैसा तो बहुत हो पर ना हेल्थ, ना एजुकेशन और ना ही सोसाइटी में इज्जत? तो क्या ये ज़िंदगी आप सच में डेवलप्ड कहलाओगे? क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ है? हर एक सवाल का जवाब मिलेगा इसी चैप्टर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी की सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स वाली बुक का चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट। और आज की इस एक ही वीडियो में इस चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये देखो यार कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन ना हर एक इंसान की अलग अलग हो सकती है। हर एक के अपने अपने अलग अलग ड्रीम्स हैं, थॉट्स हैं, गोल्स हैं वगैरह वगैरह। मतलब सबके परसेप्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, सवाल, सोच अलग अलग है। और डेवलपमेंट का मतलब यही है कि इन्हीं सभी क्वेश्चंस पे सोचना। कैसे क्वेश्चंस? जैसे कोई सोच सकता है कि हमारा देश कैसे डेवलप होगा, मेरी लाइफ कैसे डेवलप होगी, मैं और ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपनी इनकम को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा डेवलप कैसे कर सकता हूँ, या सोसाइटी में इक्वलिटी कैसे आ सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डेवलपमेंट के ही रिलेटेड। तो डेवलपमेंट का मतलब है इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में सोचना और इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना। अब इसके बारे में डिटेल में तुम आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। अगर तुमने +1 +2 में यानी 11th 12th में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट किसी भी कोर्स में लिया तो। नॉन मेडिकल और मेडिकल में तो वैसे तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ इसके बारे में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में भी तुम काफ़ी कुछ देखोगे, तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा। ये थी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखो, हर एक डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। जैसे कि एक है लैंडलेस रूरल लेबरर, यानी कि गांव में काम करने वाला एक लेबर, ठीक है, जो लैंडलेस है, जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, मतलब वो गरीब है। तो वो क्या सोचता है कि उसके लिए उसकी डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट गोल लैंडलेस रूरल लेबरर के क्या है कि उसे ज़्यादा दिन काम करने के लिए मिले, मोर डेज ऑफ वर्क, उसे बेटर वेजेस मिले, यानी उसके काम का उसे सही दाम मिले, या तुम्हारी भाषा में और आसान करने के लिए कहूँ तो सैलरी मिले। वैसे सैलरी एक अलग वर्ड है, पर तुम समझने के लिए ऐसा सोच सकते हो। बेसिकली उसको सही उसके मेहनत का दाम मिले, पैसा मिले, उसके बच्चों को सही और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इक्वालिटी हो, यानी लोग उन्हें गरीब होने की वजह से अलग ना देखें, उन्हें तरस की नज़रों से ना देखें, या कहो तो उन्हें इक्वालिटी के साथ में ट्रीट करें। एक लड़की जो कि एक अमीर फैमिली से है, उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? यानी वो क्या चाहेगी कि वो किस तरह से डेवलप करे। वो चाहेगी कि उसके पास भी फ्रीडम हो अपने भाई जितनी, यानी कि उसके भाई को जितनी फ्रीडम है कि वो जब चाहे कहीं भी जा सकता है, कार लेके, स्कूटर लेके रात को निकल सकता है, दिन में कभी लेट आ सकता है, जब मर्जी, तो उससे भी ऐसी फ्रीडम चाहिए। वो चाहती है कि वो खुद डिसाइड करे कि उसे अपने फ्यूचर में क्या करना है, ना कि उसके लिए कोई और डिसाइड करे, चाहे वो उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स हो, या फिर उसका भाई हो, या फिर कोई और। वो चाहती है कि वो खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करे कि उसे आगे क्या करना है। वो स्टडी करना चाहती है अब्रॉड में, यहाँ पर, या कुछ भी करना चाहती है, उसका डिसीजन वो खुद ले। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हर एक बंदे के अलग अलग होते हैं। तो अब इस टेबल से हमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। अब दूसरा वाला पॉइंट समझने से पहले तुम्हें ये एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है समझाने के लिए। साथ में एक स्माइली बनाइए ताकि तुम्हें भी पता चले कि सब बहुत आराम से, आसानी से तुम्हें समझाया जा रहा है। देखो यार,
दूसरा पॉइंट देखने से पहले इस एग्जाम्पल को समझो, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। एक बहुत बड़ी कंपनी है समझ लो, जिसने एक डैम बनवाया ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके और ज़्यादा, एंड वाटर भी और स्टोर हो सके। तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट है। पर डैम उन्होंने जिस जगह पे बनाया, वहां पे रहने वाले विलेजर्स या गांव के जो लोग हैं, जिस जगह पे उन्होंने बनाया या उसके आसपास के जो लोग हैं, उनके घर, जमीन, गांव, ये सब तो डूब जाएगा। उन्हें अपनी जगह से शिफ्ट होना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो वो कहां जाएंगे? तो उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्शन है ना। सो अब इस एग्जाम्पल को तुमने समझ लिया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। यानी कि हो सकता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, पर वही चीज किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन हो। जैसे यहां कंपनी के लिए डैम बनवाना डेवलपमेंट थी, पर उन विलेजर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनके घर उस डैम के आसपास है, उनके लिए तो यह डिस्ट्रक्शन है ना। आगे, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यानी यह दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। दोबारा एक बार पूरा पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यानी किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, बल्कि दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव साबित हो। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, बेसिकली क्या लाइफ में इनकम ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है? क्या उसके अलावा कोई और चीज मैटर नहीं करती? क्या कोई और गोल नहीं होता? देखते हैं। देखो, यहां तक इतना करने के बाद हमें यह बात तो क्लियर है कि लोग क्या चाहते हैं, कि उन्हें रेगुलर काम मिले, अच्छी सैलरी मिले, साथ ही साथ जो भी फार्मर अपना अनाज उगाता है, प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, उसे बेटर प्राइस मिले, है ना। क्या क्या चाहते हैं लोग? कि उन्हें रेगुलर वर्क मिले, रोज का काम मिले, गुड सैलरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, और किसान जो खेती करता है, जो अनाज उगाता है, उसे सही दाम मिले, बेटर प्राइस मिले। यानी कि इन सभी का मेन गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना या अपनी इनकम को बढ़ाना। जैसे रेगुलर वर्क क्यों चाहिए, रोज रोज के लिए काम लेबरर्स को क्यों चाहिए? ताकि उनकी इनकम बढ़ सके, उन्हें रेगुलर वेजेस मिल सके। गुड सैलरी क्यों चाहिए किसी को अपनी जॉब में? ताकि उसकी इनकम बढ़ सके। बेटर प्राइजेस क्यों चाहिए फार्मर को अपने प्रोड्यूस के लिए? ताकि उसकी इनकम बढ़ सके। यानी इन सबका मेन गोल क्या है? इनकम बढ़ाना, टू अर्न मोर इनकम। पर क्या सिर्फ इनकम ही इनफ है? क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ है? नहीं, और भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन मटीरियल थिंग्स। नॉन मटीरियल थिंग्स ये भी जरूरी होती हैं। नॉन मटीरियल थिंग्स मतलब ऐसी चीजें जिसे हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। जैसे पैसे तो हम गिन सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है। वो चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पैसे के साथ साथ। सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि इक्वालिटी भी ज़रूरी है। समाज में उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए बाकियों की तरह। ऐसा ना हो कि कोई गरीब है तो उसे एकदम साइड कर दिया गया है और जो अमीर है उसकी वाह वाह करी जा रही है। दूसरा, फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे वो लड़की फ्रीडम चाहती थी। उसके अलावा और भी कई एस्पेक्ट हो सकते हैं फ्रीडम के, जैसे लोगों को अपनी राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कई जगह पे अपनी फ्रीडम चाहिए कि अपनी एजुकेशन चूज़ करने के लिए फ्रीडम चाहिए। वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये उन्हें डिसाइड करना चाहिए, इस चीज़ की फ्रीडम उन्हें देनी चाहिए। सो किस सेंस में कहा जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जैसा मैंने कहा
जिस सेंस में कहा जा रहा है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी भी हो सकती है, या एक बेसिक ह्यूमन के जो राइट्स हैं उसकी सिक्योरिटी भी हो सकती है, या फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आसपास में बाउंसर लेके घूमते हैं सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी भी हो सकती है। सो सिक्योरिटी कई तरह से है, डिपेंड करता है कि किस सेंस में कहा जा रहा है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, लोग आदर करने चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा तो बहुत है पर लोग तुम्हें जानते तक नहीं है, और तुम्हारे जानने वाले तक तुमसे बात नहीं करते, तुम्हें देख के मुंह इधर कर लेते हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सोसाइटी में, तब भी कोई पैसे की वैल्यू, सिर्फ पैसे की वैल्यू नहीं होगी। ये सब चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यार, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इसी चीज़ को और अच्छे से, कि अगर तुम कहीं जॉब ढूंढने जाते हो और तुम्हें जॉब मिल जाती है, तो तुम अदर देन इनकम के अलावा, यानी तुम्हें कितनी सैलरी मिल रही है उसके अलावा तुम वहां क्या क्या देखोगे जॉब लेने से पहले? वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है ना। प्राइवेट कंपनीज में वैसे नहीं होती है, बट स्टार्टिंग में टेम्परेरी बेसिस पे हर कोई ले लेता है, पर जैसे कोई मजबूरी नहीं है पैसे की, वो सिक्योर जॉब देखकर ही लेता है, या फिर लॉन्ग टर्म में यही चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर हो। टाइम फॉर फैमिली, यानी वो अपनी जॉब करते हुए फैमिली के लिए टाइम निकाल भी पाएगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये काम पे काम देते चले जाएंगे। जॉब रेगुलर है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी तुम देखोगे। यानी यहाँ पर भी सिर्फ इनकम को नहीं देखा गया, और भी कई चीज़ों को देखा गया, मद्देनजर रखा गया। सो इसका मतलब डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के बराबर नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम प्लस इक्वालिटी प्लस फ्रीडम प्लस सिक्योरिटी प्लस रिस्पेक्ट ऑल्सो, प्लस अच्छी जिंदगी। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि डेवलपमेंट के गोल्स हर एक इंसान के अलग अलग हो सकते हैं, हर एक के दिमाग में इसके रिलेटेड अलग अलग सवाल है, और उन सब का आंसर तुम्हें इसी चैप्टर में मिलेगा, और इसके बारे में फर्दर क्लासेस में तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में भी तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जिसको हमने समझा एक टेबल के जरिए, दो एग्जाम्पल्स देखी, एक और एग्जाम्पल के जरिए सेकेंड पॉइंट को समझा, इनके जरिए पहला पॉइंट क्लियर ऑलरेडी हो गया था। उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स की बात करी, जिसमें हमने देखा इनकम ही सब कुछ नहीं होती, कुछ और नॉन मटेरियल थिंग्स भी हैं जो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो जल्दी से नोट करो। चलो अब हम करते हैं अगला पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट कह रहा है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम अलग अलग कंट्रीज को, स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे देखेंगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड या रिच है। ठीक, तो देखो यार, वर्ल्ड बैंक ने अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में ये कहा था कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर्स या उससे ज़्यादा है, वो हाई इनकम या रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आएंगी। और ये बात है 2023 की। अब जिन्हें नहीं पता पर कैपिटा इनकम क्या होती है, मैं उन्हें बता दूं। देखो, पर कैपिटा इनकम होती है टोटल नेशनल इनकम को जब डिवाइड किया जाता है टोटल उस कंट्री की पॉपुलेशन के साथ, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाली जा रही है उसकी टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तब हमारे पास ये पर कैपिटा इनकम आती है इस फॉर्मूला से। इससे पता क्या चलता है, देखो एक कंट्री में ऑन एन एवरेज एक बंदे की इनकम कितनी है वो हमें ये पर कैपिटा इनकम बताती है या उसका थोड़ा आइडिया देती है। तो वहीं अगर जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर्स या उससे ज़्यादा है, उसे हाई इनकम या रिच कंट्रीज कहा जाएगा। और ये है 2023 के अकॉर्डिंग, 2023 में ऐसा कहा गया था। और
जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $2400 या उससे कम है उन्हें लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगेन ये भी 2023 के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया एक लो मिडल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $10,030 और ये भी 2023 के हिसाब से बताई जा रही है, जैसा तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। पर ये जो मेथड है बताने का कि पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली अगर इतनी है तो हाई इनकम वाली, इतनी है तो लो इनकम वाली, ये जो मेथड है ना, इसके ज़रिए कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। यानी इस मेथड की, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था या दिया गया है, इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें भी हैं इसमें। देखो, पहली दिक्कत ये है कि वी कैन नॉट नो द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ द पीपल। हम लोगों की इनकम में डिफरेंस नहीं बता सकते कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, एक बंदा वहाँ पे बहुत अमीर है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ही ज़्यादा अमीर है और सिर्फ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो गरीब हैं। मतलब और ज़्यादा सिंपल करके बताता हूँ, रुको। एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं पर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और अगर इनका एवरेज निकाला जाए, इन गरीब लोगों की इनकम और अमीर लोगों की इनकम का, तो जो एवरेज आएगा वो एवरेज तो ये बताएगा ना कि बीच में, बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच में एक पर्टिकुलर एक बंदे की इनकम ऑन एन एवरेज कितनी हो सकती है, पर ये तो नहीं बताएगा ना कि वहाँ पे अमीर और गरीब में एक्चुअल में गैप कितना है, और जो एवरेज इनकम निकल के आ रही है वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बढ़ी है या बहुत सारे लोगों को तो ये बिल्कुल इग्नोर ही कर दे रही है। अगर तुम्हें ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को ज़रा पीछे करना और दोबारा सुनना, क्योंकि पर कैपिटा इनकम को इससे ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं समझा सकता। सीधी सी बात कि अगर हम किसी भी कंट्री में बहुत सारे लोगों की एक एवरेज निकाल लेते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज बंदे की इनकम का सही से पता नहीं चल सकता। ये नहीं पता चल सकता कि अमीर और गरीब में कितना गैप है। हो सकता है कि अमीर बहुत ज़्यादा ही अमीर हो, जिस वजह से पर कैपिटा इनकम थोड़ी बढ़ गए हमें दिख रही है, और जो गरीब है वो इतने ज़्यादा गरीब है और वो ज़्यादा नंबर में है जिनके बारे में तो पता ही नहीं चल पा रहा। तो अगर गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कैसे कहा जा सकता है कि वो कंट्री अमीर है या गरीब है या फिर बीच में कहीं आती है। आई होप समझ आया हो, नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे करना, फिर दोबारा आगे करके समझने की कोशिश करना। तो यह था पहले पॉइंट का मतलब कि हमें लोगों की इनकम के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सही से नहीं पता चल पाता अगर सिर्फ इस मेथड के जरिए निकाला जाए, पर कैपिटा इनकम के जरिए निकाला जाए, ये पता किया जाए कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। दूसरा, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री और स्टेट। और हो सकता है कि उस स्टेट में जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनईक्वल हो। जैसा मैंने बताया, सेम ही चीज़ है कि हो सकता है कि वहाँ अमीर बहुत ही अमीर हो और गरीब बहुत ही गरीब हो, और सिर्फ इनकम को मद्देनज़र रखते हुए या सिर्फ इनकम को देखकर ऐसा नहीं बताया जा सकता कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है कि नहीं। अब डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर देखने के लिए कि कोई देश या स्टेट कितनी डेवलप्ड है या नहीं है, उसमें पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी कुछ चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम तो चलो है ही पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, लिटरेसी रेट मेजर्स द
प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट ये मेजर करता है कि उस एक देश में, जिसका भी लिटरेसी रेट मेजर किया जा रहा है, उस देश में लिटरेट पॉपुलेशन या पढ़ी लिखी पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन कितनी है या पढ़ रही है पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। बेसिकली लिटरेट यानी कि पढ़ी लिखी पॉपुलेशन एक कंट्री में 7 एंड उसके अबव के एज ग्रुप में कितनी है, कितने प्रपोर्शन में है, ये होता है लिटरेसी रेट। अगर और आसान करके समझाऊं तो तुम सीधा सीधा ये समझ लो कि उस देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, दैट इज लिटरेसी रेट। ये भी जरूरी है क्योंकि सोचो ना, अब जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था पर कैपिटा इनकम को बताने के लिए, उसी को पकड़ो। देखो, एक देश है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा ही अमीर है और ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और सिर्फ उन कुछ अमीर लोगों की इनकम ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल या फिर एवरेज इनकम थोड़ी ज़्यादा आई, तो पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा आई। अब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आने की वजह से क्या वो देश डेवलप्ड हो गया? कैसे हो सकता है यार, जबकि गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर गरीब ज़्यादा है मतलब उनकी इनकम कम है, उनकी इनकम कम है मतलब वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए तो एजुकेशन कम हो जाएगी, एजुकेशन कम हो जाएगी तो लिटरेसी रेट भी कम हो जाएगी, और लिटरेसी रेट कम है तो कोई देश को डेवलप तुम कैसे कह सकते हो जब वहां लोग ही पढ़े लिखे ना हो। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, यानी वहां के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है वो जानना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ इनकम ज्यादा होने से डेवलप्ड है ये कहना तो गलत है। अगर वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, क्लिनिक नहीं है, डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कोई एक देश डेवलप्ड है? सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। इसीलिए यही इसमें दिक्कतें हैं इस मेथड में कि ये सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम निकालो, इतनी है या इससे ज़्यादा है तो अमीर, या फिर इतनी है या इससे कम है तो गरीब। ऐसा थोड़ी होता है। लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर लिखी हुई हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। लिटरेसी रेट को तो हमने समझ लिया, सेकंड वाले पे चलते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन अ कंट्री। बेसिकली किसी भी एक बंदे के एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कि वो कितने साल जिएगा उस कंट्री में। अगर हमें किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट निकालनी है, मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूं समझ नहीं आ रहा, अगर किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट निकालनी है, फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि उस कंट्री में रहने वाला कोई एक बंदा ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, वो कितनी अपनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो उस कंट्री में रहते हुए जी पाएगा, उस कंट्री के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग, है ना, कैसा उनका खान पान है, कैसे वो रह रहे हैं, हर एक चीज को देखते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब, जैसा कि नाम से रेस्ट कर रहा है, कि वो कितना अपनी एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कितनी जिंदगी जिएगा। It is the average number of years is expected to live in a country। ठीक, आगे बढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI भी कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है भाई? इट इज अ नंबर विच शोज वेदर अ पर्सन's वेट इज हेल्दी फॉर देयर हाइट, यानी एक पर्सन की वेट और हाइट को देखेंगे और BMI से कैलकुलेशन करके ये बताएंगे कि उसके वेट के अकॉर्डिंगली क्या उसकी हाइट सही है, या उसके हाइट के अकॉर्डिंगली क्या उसका वेट सही है, यानी बेसिकली क्या वो अंडरवेट है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो ओवरवेट है, क्या वो ओबीस है। अंडरवेट मतलब पतला, सुक्का, खाना न मिलने वाला, एकदम सुस्त, एकदम पड़ा रहने वाला, एकदम पतला और ज़्यादा बुराई ना करते हुए आगे। नॉर्मल मतलब नॉर्मल बंदा, फिट फैट नहीं फिट,
ओवरवेट मतलब फैट, मोटा, मोटा बंदा, और ओबीस मतलब ओवरवेट का भी अपर वाला वर्जन, बहुत मोटा, ऐसा तुम समझ सकते हो। तो ये चीजें बीएमआई के जरिए बताई जा सकती हैं। अब ये बीएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यानी कि जिस भी बंदे का बीएमआई निकालना है उसका वेट लिखो केजी में ऊपर, नीचे डिवाइड करो हाइट से, हाइट लेनी है मीटर में और हाइट का करना है स्क्वायर, हाइट लेनी है मीटर में और हाइट का करना है स्क्वायर, हाइट की पावर लेनी है 2 और ऊपर रखना है वेट इन केजी। इसको डिवाइड करो, सॉल्व करो, बीएमआई आ जाएगा। अब एक टेबल दिया हुआ है जिसके जरिए तुम बता सकते हो किसी का भी बीएमआई देखकर कि वो नॉर्मल है, अंडरवेट है, वगैरह वगैरह, जो भी मैंने कैटेगरीज बताई। देखो, अगर तो कैलकुलेट करने पे 18.5 से कम आता है मतलब वो अंडरवेट है, अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आता है मतलब वो नॉर्मल वेट है उसका, 25 टू 29.9 के बीच में आता है मतलब वो ओवरवेट है, और 30 और उससे ऊपर ज़्यादा तो मतलब वो ओबीस है। ठीक। अब देखो यार, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें काफ़ी सारी परसेंटेज ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग अंडर नरिश्ड होते हैं या अंडर वेट होते हैं। काफ़ी सारे मतलब अगर 100% पॉपुलेशन में से देखा जाए तो 17, 18 या 20% तक पॉपुलेशन या पीपल अंडर वेट होते हैं, जबकि वहाँ पर इनफ फूड है तब भी, यानी कि उस देश के पास अपना खुद का फूड है, फूड शॉर्टेज नहीं है, इनफ है कि पूरा देश आराम से खा पी के एकदम आराम से बैठेगा। उसके बावजूद वहाँ पर काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोग अंडरवेट होते हैं कुछ कंट्रीज़ में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये अभी हम जानेंगे। उससे पहले जितना कर लिया उसकी रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि हम किसी भी अलग अलग कंट्रीज़ या फिर स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंट्री या स्टेट डेवलप्ड है या ज़्यादा रिच है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालो, अगर 63,400 यूएस डॉलर से ज़्यादा या इसके बराबर आती है मतलब वो हाई इनकम या रिच कंट्रीज़ की कैटेगरी में आती है 2023 के अकॉर्डिंगली। अगर 2400 यूएस डॉलर या उससे कम है तो लो इनकम कैटेगरीज में आती हैं 2023 के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली। और इंडिया लो मिडल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है क्योंकि 2023 के अकॉर्डिंगली उसकी पर कैपिटा इनकम थी 10,030 यूएस डॉलर्स। पर इसमें कुछ दिक्कतें हैं। पहला तो ये कि पर कैपिटा इनकम अगर देखी जाए तो इसमें लोगों के इनकम के बीच का डिफरेंस सही से पता नहीं चल पाता, और तो और वहाँ पर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो रही होगी अगर कंट्री में या स्टेट में, तो वो भी हमें नहीं दिखती है। सो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए पर कैपिटा इनकम तो ज़रूरी है ही, पर साथ ही साथ लिटरेसी रेट और हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा, जैसे लिटरेसी रेट, यानी उस देश में कितने लोग 7 या उससे बड़ी एज के हैं जो पढ़े लिखे हैं या पढ़ रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स की एक पर्सन उस कंट्री में कितने साल जिएगा। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली जिसे बीएमआई भी कहते हैं, ये एक नंबर होता है जो शो करता है कि एक पर्सन का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली हेल्दी है या नहीं, या बेसिकली उसके हाइट के अकॉर्डिंगली उसका वेट या वेट के अकॉर्डिंगली उसकी हाइट सही है या नहीं है। सो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। और टेबल से अगर इसको समझें कि कौन बंदा अंडरवेट है, कौन नॉर्मल वेट है, कौन ओवरवेट है, कौन ओबीस है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। बेसिकली बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो आया 18.5 से कम तो नॉर्मल अंडरवेट, अगर आया 18.5 से 24.9 के बीच में तो नॉर्मल वेट, और ऐसे ही बाकी भी दे रखे हैं। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोग, बहुत सारे मतलब अगर 100% है तो 20-25 के आसपास परसेंटेज के लोग अंडर नरिश्ड होते हैं, जबकि उस देश के पास अपना इनफ फूड है तब भी। क्यों? क्या रीजन है वो जानेंगे। तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं उन्हीं चीज़ों के रीज़न, उसी क्वेश्चन के रीज़न जो मैं तुम्हें अभी लास्ट में छोड़ के गया था, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहां पर भले ही उनका जो
चलो आगे शुरू करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले उन्हीं रीजंस से स्टार्ट करेंगे जिसका क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट में छोड़ के गया था, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहां पर अपना खुद का इनफ फूड है, सफिशिएंट फूड है कंट्री के हर लोगों का पेट भरने के लिए, फिर भी काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोग 20%, 25% अंडर नरिश्ड या अंडरवेट रह जाते हैं। क्यों? ठीक है, रीज़न देखते हैं। देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस में डिस्पैरिटी होना या सही से फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर ना हो पाना। अब इसका क्या मतलब हुआ? चलो आसानी से समझाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो राशन शॉप्स के जरिए गरीब लोगों को सस्ता अनाज या सस्ते फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी वगैरह वगैरह। ठीक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लियर। अब इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड ग्रेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोगों को दिया जाता है, उसमें डिस्पैरिटी आती है, मतलब डिफरेंसेस आते हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा राशन ले जाते हैं और कुछ लोग जिन्हें सिर्फ थोड़ा चाहिए अपना पेट भरने के लिए, कभी कभार उनके लिए बचता ही नहीं, या फिर और भी कई अलग अलग तरह की डिस्पैरिटीज, डिफरेंसेस, इनइक्वालिटी इसमें आ सकती है या आ जाती है, जिस वजह से लोगों को सही टाइम पे खाना नहीं मिलता तो अंडर नरिश्ड, अंडरवेट। उसके बाद न्यूट्रिशियस फूड कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द पुअर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और जो एक्चुअल में अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड है वो गरीब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उन्हें जो खाना मिलता है वो मोस्टली सस्ता या मिलावट वाला होता है या सही नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और अंडर नरिश्ड या अंडरवेट रह जाते हैं। एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ पीपल रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ विच पीपल कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड। दोबारा देखो, एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ पीपल रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ विच पीपल कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड। कहते हैं कि अब एजुकेशन ना होने की वजह से जो गरीब लोग हैं उन्हें सही से एजुकेशन नहीं मिल पाती, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे तो अच्छा खाना खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? जो फूड, जो खाना जीने की बेसिक एक नेसेसिटी है, जिसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है, उसे लेने के लिए पैसा ही नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनकी इनकम बहुत ही लो है या नहीं है, तो फूड कहाँ से आएगा? तो वो अंडरवेट रह जाते हैं। देयर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशंस एट फिक्स्ड प्राइस स्टोर्स। फिक्स्ड प्राइस स्टोर्स कहो या ऐसे स्टोर्स जिनमें, मतलब जैसा कि नाम से लिस्ट कर रहा है, चीज़ों का प्राइस फिक्स है, या राशन शॉप्स हैं, वहां पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता राशंस का। ये हमने पहले पॉइंट में भी थोड़ा पढ़ा, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिख दिया है। तुम एग्जाम में ऐसा कर सकते हो। एग्जाम में तुम्हें कोई भी, समझ लो यही क्वेश्चन आ गया कि रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों है कि किसी एक कंट्री के पास इनफ फूड है पर फिर भी वहाँ के लोग अंडर नरिश्ड हैं, या कुछ परसेंट ऑफ लोग वहाँ पे अंडर नरिश्ड हैं, तो क्यों? उसके रीजंस में अगर तुम्हें 3 से 3 रीज़न आते हैं तो तुम एक रीज़न बढ़ाने के लिए बीच में किसी एक पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा सा, और कई बार इस चीज़ पर पॉइंट कह रहा हूँ, मार्क्स मिल जाते हैं। ये एक ट्रिक होती है इकोनॉमिक्स में अच्छे या और थोड़े से ज़्यादा नंबर लाने की। सो आई होप कि रीजंस तुम लोगों को क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं हेल्थ स्टेटस का। बेसिकली हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई कैसे करी जाती है किसी भी एक कंट्री की, कैसे पता चलेगा कि उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा है? ये देखकर या इन कुछ चीज़ों पर जज करके। देखो, वहाँ के लोग हेल्दी रहते हैं या फिर इल या बीमार रहते हैं, मतलब बेसिकली वहाँ के लोग हेल्दी हैं या बीमार हैं। वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा है या कम है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या नहीं हैं,
उन्हें दवाइयाँ अच्छे से एक्सेसिबल हो पा रही हैं या नहीं, टाइम टू टाइम मिल पा रही हैं कि नहीं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंडर आता है। वहाँ पर बर्थ सही से हो पा रहा है या नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही मेडिकल, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको IMR भी कहा जाता है, वो कितना है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बेसिकली एक साल में हर 1000 जन्मे बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना 1 साल पूरा होने से पहले ही, 1 ईयर के वो होने से पहले ही गुजर जाते हैं या सरवाइव नहीं कर पाते। दोबारा सुनो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि एक साल में हर 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने 1 ईयर ऑफ एज तक भी नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही गुजर जाते हैं या सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको IMR भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो यहां पे लिखी है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज a proportion of 1000 live children born in that particular year। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं सरवाइव कर पाते बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ हर 1000 बच्चों में से एक साल में। जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया वही यहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने जो बताया उसको इंग्लिश में बोले तो ये होता है। ठीक, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, किसी भी एक इंसान को ग्रो करने के लिए या डेवलप होने के लिए क्या 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं? पहली तो इनकम होनी चाहिए, पैसा होगा तभी तो एजुकेशन और हेल्थ को अफोर्ड कर पाओगे, दवाइयाँ खरीद पाओगे, डॉक्टर्स के पास जा पाओगे। इतनी इतनी फीस है, इनकम ही नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? एजुकेशन और हेल्थ, ऑब्वियसली इनकम ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है। एंड ये एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉपर और अच्छी लेने के लिए इनकम अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब अगर बात करी जाए एक फैक्ट की जो तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, श्रीलंका ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे इंडिया से बेटर है। श्रीलंका इज बेटर देन इंडिया, ठीक है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर एग्जाम में आया तो तुम लिख सकते हो। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में तो बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने 3 पहले देखी थी, ये चौथी है और 5वीं नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या होता है? देखो, नेट अटेंडेंस रेशियो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं। नेट अटेंडेंस रेशियो होती है बेसिकली 15 से 17 साल की एज के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं उस कंट्री में, जिस कंट्री की भी नेट अटेंडेंस रेशियो निकाली जा रही है, उस कंट्री में 15 से 17 साल की एज के बीच में ऐसे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, या कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखो, पढ़ो इंग्लिश में। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 15 to 17 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। बेसिकली इसी एज ग्रुप के अंदर समझ लो अगर 100% बच्चे आ रहे हैं तो उन 100% बच्चों में से कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हैं जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट याद रखना। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई है, जितने भी सभी पॉइंट्स पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रख के बता रहा हूं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक भी पार्ट स्किप किया तो नुकसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ो अगले एक और टॉपिक पर, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNDP। दोबारा देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP भी कहते हैं जिसको। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा कि कंट्रीज को कंपेयर किया जाएगा
उनके एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। सो वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ पर कैपिटा इनकम को मद्देनजर रखते हुए कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए कहा था, पर यूएनडीपी ने कहा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कंट्रीज को एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, इन तीनों चीजों के बेसिस पर कंपेयर किया जाना चाहिए। हर एक चीज को देखना चाहिए, सिर्फ पर कैपिटा इनकम काफी नहीं है। क्यों नहीं है वो इस टेबल से देखते हैं। यहां पर इंडिया की 3 स्टेट्स हरियाणा, केरला और बिहार का टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले तो उनकी पर कैपिटा इनकम कंपेयर करते हैं रुपीस में 2021-22 के अकॉर्डिंग, 2021-22 ईयर के अकॉर्डिंग। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 2,64,729 रुपए, यानी 2,64,729 रुपीस। केरला की पर कैपिटा इनकम है 2,34,405 रुपीस। बिहार की पर कैपिटा इनकम है 47,498 रुपीस, यानी कि वहां पर उस स्टेट में रहने वाले सभी लोगों में से ऑन एन एवरेज एक बंदे की इनकम इतनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, जो 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहां पे लिखा गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक साल में हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल अपना पूरा होने से पहले ही गुजर गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। सो हरियाणा में ऐसे कितने थे? 28 बच्चे जो एक साल पूरा होने से पहले ही गुजर गए। केरला में थे सिर्फ 6, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा बच्चे सर्वाइव कर गए। सिर्फ 6 ही ऐसे हैं जो नहीं कर पाए। ठीक, पॉजिटिव वे में मत लो, कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में 27 ही ऐसे थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये टेबल बता रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा है, पर फिर भी केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना, जो कि एक अच्छी बात है, और हरियाणा में जहां पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है वहां तो उल्टा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों से ज़्यादा है, बिहार से भी ज़्यादा है। बिहार का पर कैपिटा इनकम हरियाणा से बहुत 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 ज़्यादा कम है, पर फिर भी वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इससे कम है। यहां 27, वहां 28। सो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम ये डिसाइड नहीं करता कि वहां पे सब कुछ अच्छा होगा, इसीलिए बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि वहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ऑब्वियसली पहले ही बता चुका हूँ मैं। सो हरियाणा में है 82%, केरला में है 94%, बिहार में है 62%। अगेन हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, पर हरियाणा में लिटरेसी रेट केरला से कम है। ये फिर से साबित हो गया कि पर कैपिटा इनकम काफ़ी नहीं है सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई स्टेट डेवलप्ड है या नहीं है। अगेन हरियाणा में नेट अटेंडेंस रेशियो या 15 से 17 की उम्र में हर 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसकी परसेंटेज या परसेंटेज नहीं सॉरी नंबर यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि हर 100 बच्चों में से 15 से 17 की उम्र में ऐसे कितने हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ये टेबल में ऐसा बताया जा रहा है, डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन तो यही है। ये सिर्फ टेबल में ऐसा बताया जा रहा है पर 100 पर्सन्स या पर 100 चिल्ड्रन में से। सो ये 2017-18 के हिसाब से, ये लिटरेसी रेट के भी 2017-18 के हिसाब से डेटा था। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो हरियाणा में 73 है, केरला में 94 है, बिहार में 69 है। तो ऑब्वियसली यहां से भी फिर से ये प्रूव हो गया केरला में ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं देन हरियाणा। सो इस टेबल के ज़रिए ये बताने की कोशिश करी गई है, यूएनडीपी ने जो कहा है कि कोई भी एक कंट्री को कंपेयर करना है या कुछ कंट्रीज़ को कंपेयर करना है, ऑब्वियसली बात है कुछ कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, एक को तो कर नहीं पाएंगे। अगर कुछ कंट्रीज़ को, स्टेट्स को कंपेयर करना है तो उनकी एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस,
और पर कैपिटा इनकम, तीनों के बेसिस पे करो, सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे नहीं, क्योंकि उससे यह पता नहीं चलेगा लोगों के इनकम में गैप कितना है, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, उनके लिटरेसी रेट कितना है, उनका नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है। ठीक, सो इस पूरी चीज को रिवाइज करते हैं। रीजन क्या थे कि अगर कोई देश फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, उसके पास इनफ खाना है कि वो सबका पेट भर देगा, फिर भी वहां पे कुछ लोग अंडर नरिश्ड, अंडर वेट रह जाते हैं। क्यों? रीजंस, उनके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्पैरिटी है, न्यूट्रिशियस फूड गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, एजुकेशन अच्छी ना होने के कारण अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं लोग, जिस वजह से उनके पास पैसा नहीं होता अच्छा फूड खरीदने के लिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फिक्स्ड प्राइस स्टोर्स में। किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई करने के कुछ मतलब बेसिकली कुछ चीज़ों को देखना होता है जिसके बेसिस पे ये जज किया जा सकता है कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है, वहाँ के लोग हेल्दी हैं या बीमार हैं या रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंबल कर जाता हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा है या कम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, बर्थ वहाँ पर ठीक से हो रहे हैं या नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इनकम, एजुकेशन, हेल्थ के बेसिस पर बताया जा सकता है, और श्रीलंका ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर इंडिया से ज़्यादा अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है उसकी डेफिनेशन, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है उसकी डेफिनेशन। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा था कि कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। हमने एक टेबल के जरिए इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझा, जो तुम अपने एग्जाम में आराम से बिना किसी टेंशन के बनाकर आ सकते हो अगर इस UNDP के रिलेटेड ऐसा कोई सवाल आया। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले यानी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। बस इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक बचा है। चलो नोट करो। चलो अब हम करते हैं इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, सबसे पहली बात, सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल रिसोर्सेस होने का मतलब क्या, या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का ही मतलब क्या। देखो, हमारे पास जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से सही से यूज़ करना, जिससे वो हमारी अभी प्रेजेंट की जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो सेव हो जाए। यानी कि अगर हमारे पास पानी है, कोल है, पेट्रोलियम है, फायरवुड है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का हम अभी ओवर यूज़ कर रहे हैं, पर अभी आज की नीड्स के हिसाब से उसका लिमिटेड यूज़ करना, नीड को सेटिस्फाई करना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव हो जाए। मैंने तुम्हारी बुक में ही एक लाइन भी पढ़ी थी कि ये सोचो कि हमने इस अर्थ को बोरो किया हुआ है अपनी फ्यूचर जनरेशन से, ना कि हमने इसे खरीदा हुआ है अपने फोरफादर से। ऐसा नहीं है, हमने फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया हुआ है जो हमें उसे वापस भी करनी है, तो उन्हें अच्छे से सही से वापस करेंगे विद ऑल द रिसोर्सेस। ऐसा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल होने का मतलब है, यानी रिसोर्सेस का ओवर यूज़ ना करना और इस तरह से यूज़ करना कि एनवायरनमेंट पर भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बट अफसोस की बात है कि पड़ तो रहा है। रिसोर्सेज जो हैं वो दो टाइप्स के हैं मेनली। पहला, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा दोबारा यूज़ किया जा सकता है, रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी तो धूप से ही एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, या जिसके लिए भी उस सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। सूरज जब तक रोज़ निकलता रहेगा सोलर एनर्जी रहेगी, बेसिकली रिन्यूएबल है, रोज़ रोज़ रिन्यू हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको दोबारा दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये दोबारा रीजनरेट नहीं करते हैं जल्दी, क्विकली रीजनरेट या दोबारा से इतनी जल्दी नहीं बनते, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने में,
इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कि एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं बनते। एक इधर मेरे लाइट जल रही है, आंखों में पड़ रही है बार बार। मैंने इसलिए बताया, मैं कि शायद कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो सर उधर बार बार उधर क्यों देखी जा रहे हैं। यार मेरे उधर लाइट पड़ रही है, बंद कर दूंगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। चलो, एग्जाम्पल के तौर पर कोल एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। जिस स्पीड से हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं ना, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स क्या यूज़ करेंगी पता है? अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद वो क्या यूज़ करेंगी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह ही यूज़ करेंगी, क्योंकि उनके पास ये रिसोर्सेज या तो काफ़ी कम अवेलेबल होंगे या तो नहीं होंगे। हम जिस तरह से अभी इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह का ही ज़्यादा यूज़ बाद में करने वाली हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, या फिर जो अवेलेबल रिसोर्सेज रह भी जाएंगे वो बहुत 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 ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अब एक लाइन ध्यान में रखना कि द अर्थ हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। कह रहे कि हमारी अर्थ पे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ना, वो सबकी नीड पूरी करने के लिए तो इनफ है, बहुत है, पर किसी एक बंदे के भी लालच को, ग्रीड को पूरा करने के लिए वो पूरे नहीं है। क्योंकि एक बंदे की जितनी नीड है ना, वो सिर्फ उतना नहीं चाहता कि मेरे पास वो रिसोर्स हो या मैं उसका यूज़ करूं। वो चाहता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा करूं ताकि आगे मेरे लिए वो सेव हो जाए। जैसे अगर पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो 50 रुपये का, 100 रुपये का, 150, 200 रुपये का पेट्रोल भी बहुत हो सकता है, बट उन्हें क्या करना है? टैंकी फुल करो मेरी, मुझे नहीं पता जितने मर्जी पैसे लगे, टैंकी फुल करो मेरी। तो और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, जितने भी अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, नीड के अकॉर्डिंग नहीं रख रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव नहीं हो सकता जहां तक अभी लग रहा है। सो द अर्थ हैव इनफ रिसोर्सेज, अर्थ के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इनफ रिसोर्सेज हैं सभी की नीड को पूरा करने के लिए, पर किसी एक बंदे की भी ग्रीड को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं है। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या हमारे इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहे हैं हमारी वजह से, उसके कुछ एग्जांपल्स। पहला, जो व्हीकल्स में से पोल्यूशन निकलता है वो नुकसान ही कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट रेजिडेंशियल एरियाज में कलेक्ट होता है और उसे वाटर बॉडीज में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बेसिकली कूड़ा करकट नदियों वगैरह में फेंक दिया जाता है। तो क्या हो रहा है? वाटर बॉडीज का नुकसान हो रहा है, वाटर बॉडीज गंदी हो रही हैं, पानी गंदा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, माइनिंग बहुत ज्यादा करी जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल या मिट्टी की ऊपर वाली एक फर्टाइल लेयर का हट जाना हवा, पानी या ह्यूमन की ही कुछ एक्टिविटीज के जरिए, जिससे हमारी लैंड खराब हो जाती है, वहां पे खेती नहीं हो सकती और वो किसी काम की नहीं रहती। पोल्यूशन बढ़ जाने से हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस काफ़ी वर्स हो चुकी हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो चुका है। अब कई ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसका लेवल कैसे कम हो सकता है, पानी कैसे कम हो सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ये है यार कि वाटर ना एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नो डाउट, क्योंकि ये रिसाइकल हो जाता है नेचुरली। बारिश आती है, उसके बाद फिर से सब ठीक हो जाता है, पानी अपनी अपनी जगह और भर जाता है और ये रिन्यू हो जाता है। पर अगर इसका ओवर यूज करा जाए, इसे पोल्यूट करा जाए, गंदा करा जाए, तो ये भी स्कार्स हो सकता है, ये भी कम पड़ सकता है, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। देखो यार,
बारिश रोज़ रोज़ तो होनी नहीं है, अगर होगी वो भी वैसे नुकसान ही है, पर चलो ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होनी है। मॉनसून सीज़न में होगी, ठीक है, या फिर आगे पीछे होने के चांसेस कम रहते हैं। अब रोज़ रोज़ तो बारिश नहीं होती ना, तुम स्कूल कॉलेज कैसे जाओगे फिर। और जितनी बारिश नहीं होती या जब जब बारिश नहीं होती उस टाइम पर भी तो हम वाटर का ओवर यूज़ ही करते हैं। कभी कभार तो क्या होता है कि किसी का नल खुला रह जाता है, साफ़ सफाई करने के लिए पूरी की पूरी बाल्टी गिरा देते हैं पानी की, पूरे ज़मीन को साफ़ करने के लिए। ये नहीं कि उसमें पोछा भिगोकर उससे साफ़ करो। मतलब बहुत सारी ऐसे तुम्हें दिख जाएंगे कि पानी ऐसे ही बहाया जा रहा है, पीने का पानी ऐसे ही गिरा दिया जा रहा है। सो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है माना, पर उसका ओवर यूज़ करने पर, उसे पॉल्यूट करने पर ये भी स्कार्स हो सकता है, ये भी कम पड़ सकता है, लाइक अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आया समझ? हाँ, रिवीजन करते हैं इसकी, और चैप्टर एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है भाई साहब। चलो देखो, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा कि रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करो जिससे वो प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव हो जाए। ओवर यूज़ मत करो, एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। रिसोर्सेज दो टाइप के पड़े, रिन्यूएबल जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, रीजनरेट क्विकली नहीं हो पाते हैं। और जिस स्पीड से हम आज इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, 50 साल बाद, 100 साल बाद फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये इतना क्वांटिटी में नहीं रहेगा या रहेगा ही नहीं, तो वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और अर्थ पे इनफ रिसोर्सेज हैं सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए, पर किसी एक की भी ग्रीड को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ एग्जाम्पल्स जो हम अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हीकल्स से निकलने वाला पॉल्यूशन, बेसिकली व्हीकल से निकलने वाला जो एमिशन है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कलेक्ट किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है। और वाटर का कम होना क्यों है, मतलब वो कैसे कम हो सकता है, वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद कम हो सकता है अगर उसका ओवर यूज़ किया जाए, उसे पॉल्यूट किया जाए, जो कि हो रहा है, तो ये भी स्कार्स हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर डेवलपमेंट, ठीक। पर अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना, एंड वाला ज्ञान अभी बाकी है। जो AVM स्टडी हब से पहले भी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि हम लास्ट में एक एंड वाला ज्ञान देते हैं, तो वो दिखे बिना मत जाना, ठीक, नोट करो। ओके, सो एंड वाले ज्ञान की बारी आ चुकी है यार। देखो, इमेजिन अ सारथी who doesn't touch a weapon yet decides the fate of the entire war। सोचो, एक सारथी जिनका काम था केवल रथ चलाना, उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनकी प्रेजेंस, उनकी गाइडेंस ने पूरी महाभारत का रुख बदल दिया। जब अर्जुन के आगे ऑप्शन था श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना, दूसरी तरफ स्वयं श्री कृष्ण बिना किसी हथियार के, जो युद्ध में लड़ेंगे भी नहीं, उन्होंने कहा मैं आपको चुनता हूं माधव। लोगों ने तब भी हंसना नहीं छोड़ा, पर अंत में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। कभी कभी ना हमारा बिलीफ, हमारी चॉइस, हमारे डिसीजंस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ज़रा एक बार यहाँ लिख तो दें कि ये वाला चैप्टर हो चुका है दी एंड, वो भी बहुत ही अच्छे से, सुंदर तरीके से, डिटेल में हर एक क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चले हैं। एग्जाम में आने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हर एक टॉपिक को समझाया गया है। तो बस यार, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ, जिनको इस चैप्टर में दिक्कत आती है या आती थी, अब से नहीं आएगी। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर देना AVM स्टडी हब को फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर लेक्चर्स लाइक दिस,
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।